वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर भी पढ़कर बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है अकल बड़ी या भैंस। तो बच्चों, ये सबक एक अफ़साना है। अब देखो, एग्ज़ाम के अंदर अफ़साने से मुतालिक भी सवाल जवाब आपसे पूछे जा सकते हैं कि अफ़साना किसे कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर देखो मुख्तसर तौर पर बात की जाए कि अफ़साना किसे कहते हैं, तो अफ़साने का मतलब होता है ऐसी कोई भी कहानी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, जो कि एक ही पार्ट में मुकम्मल हो जाती है, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ ही अफ़साना कहलाती हैं। तो एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। अफ़साना उर्दू अदब की एक मशहूर सिन्फ़ है, यानी कि अफ़साना उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर की एक मशहूर सिन्फ़ यानी कि एक प्रकार है उर्दू लिटरेचर का। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना नावल और दास्तान के मुकाबले में ज़्यादा कशिश रखता है। याद रहेगा कि जैसे जैसे ज़माना बदलता गया और लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते गए, तो ऐसे लोगों के लिए नावल और दास्तान के मुकाबले में अफ़साना ज़्यादा कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ नक्कादों ने अफ़साने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद का कहना है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है, यानी कि उर्दू लिटरेचर की ऐसी कहानी है जो एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में पढ़ी जाती है। याद रहेगा कि एक नक्काद का क्या कहना है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक्काद का कहना है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ वहदत तासर है, यानी कि इसका पुरकशिश होना है। वक्त के साथ साथ अफ़साने के फ़न में भी तब्दीली आई है। याद रखोगे कि जैसे जैसे वक्त बदलता गया, तो अफ़साने लिखने के ढंग के अंदर भी तब्दीली आई है। एक अच्छे अफ़साने की ख़ासियत क्या है कि इख्तिसार के साथ इसमें ज़िंदगी के किसी कोशे को कारी के सामने पेश करना होता है। एक अच्छा अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी कोशे को कारी यानी कि पढ़ने वाले के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से अफ़साने में झोल भी नहीं होता है, सभी को कहानी आसानी से समझ में आ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अफ़साना निगारों का मुशाहिदा इंसानी नफ्सियात का मुताल्ला गहरा होना चाहिए। समझ में आया अफ़साना निगार कौन है? अफ़साना लिखने वाले, तो जो कोई भी अफ़साना निगार हो, अफ़साना लिखते हों, तो उनका मुशाहिदा, उनकी जो रिसर्च है वो किस पर होनी चाहिए? अफ़साना लिखने से पहले इंसानी नफ्सियात पर उनका गहरा मुताल्ला होना चाहिए। किरदार ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों, यानी कि अफ़साना निगार को अपने अफ़सानों में ऐसे किरदारों को रखना चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से जिनका ताल्लुक़ हो, जिनको पढ़कर हमें मॉरल एजुकेशन मिलती हो। उर्दू के अहम अफ़साना निगार हैं प्रेमचंद, अब्बास हुसैनी, सादत हसन मिंटो, अस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, ग़ुलाम अब्बास, कुरातुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन। बहुत अहम नाम है, ये उर्दू के मशहूर अफ़साना निगारों के नाम हैं, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे नए अफ़साना निगार भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सामने आए हैं, बड़ी तादाद में सामने आए हैं। तो बच्चों, अब सबक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबक का नाम क्या है? अकल बड़ी या भैंस। तो आपने कहावत सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस, तो इसी कहावत पर इस अफ़साने को लिखा गया है। इसके अंदर एक भैंस होती है जो कि बहुत ज़्यादा मकरूर होती है, सारस और बगुले को बहुत हकीर समझती है। तो सारस और बगुले अपनी चालाकी से भैंस को सबक सिखाते हैं और इस बात का सबूत दे देते हैं कि अकल की बिना पर चाहे इंसान का वजूद छोटा ही क्यों ना हो, वो सभी कामों को अच्छे से कर सकते हैं। वो किसी बड़े या बलवान इंसान के आगे कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों इस बात को बताया गया है, इस कहावत को बताया गया है कि अकल बड़ी होती है या फिर भैंस बड़ी होती है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ इलाके में एक बहुत घना जंगल था। उसके एक हिस्से में तालाब के साफ़ व शफाफ पानी में कमल खिले हुए थे, यानी कि कमल के फूल खिले हुए थे। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ के इलाके में एक बहुत घना जंगल था और उसके किसी एक हिस्से में तालाब के साफ़ पानी में कमल के फूल खिले हुए थे।
तालाब के किनारे ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर परिंदों का बसेरा था, यानी कि तालाब के किनारे दरख्तों पर परिंदे रहा करते थे, बसेरा था उनका, घर बने हुए थे, घोंसले थे उनके। परिंदे दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर उड़ते फिरते और शाम होने पर दरख्तों पर आकर बसेरा करते, यानी कि वापस आ जाते। बगुले और सारस शिकार की तलाश में तालाब के किनारे घूमते फिरते थे। तालाब के किनारे कौन घूमता फिरता था? बगले और सारस शिकार की तलाश में तालाब के किनारे घूमते फिरते थे। नहाने की गर्ज से एक भैंस ने भी इस तालाब पर आना शुरू कर दिया था। पहले नहीं आती थी, मगर अब नहाने की गर्ज से इस तालाब पर एक भैंस ने आना शुरू कर दिया था। वो दिन भर पानी में तैरती और कुछ देर तालाब के किनारे पर आराम करके शाम को वापस लौट जाती। तो भैंस के नहाने की वजह से तालाब का पानी गंदा और मैला हो गया और बगलों और सारसों को अपना शिकार करने में दुश्वारी होने लगी। एक दिन तालाब का पानी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया तो एक सारस ने बड़ी आजिज़ी के साथ, यानी कि रिक्वेस्ट करते हुए, भैंस से कहा कि आपने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, इसलिए हमें अपना शिकार करने में बड़ी दुश्वारी यानी कि मुश्किल होती है। कई दिन से हम शिकार नहीं कर पा रहे हैं। सारस की बात सुनकर भैंस ने गुस्से से सारस को देखा और बोली कि तुम जैसे लोगों को मैं तालाब से मछलियाँ पकड़ने देती हूँ, ये क्या कम है। यानी कि भैंस ने सारस की रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया और गुरूर में कहा कि क्या मैं तुम लोगों को इस तालाब से मछलियाँ पकड़ने देती हूँ, क्या ये कम है। सारस कुछ ना बोला। भैंस की ये बात सुनकर बगुला खामोश ना रह सका। बगुले ने कहा कि इस तालाब पर तो सभी चरिंदों और परिंदों का बराबर हक है, इस तालाब पर तुम अपना हक क्यों जता रही हो, ना जाने कहाँ से आ टपकी हो। तो देखो बच्चों, सारस तो कुछ नहीं बोला, मगर बगुले से भैंस की अकड़ देखी ना गई। तो बगुला क्या बोला कि उसने कहा कि इस तालाब पर तो सभी चरिंदों और परिंदों का बराबर का हक है, इस तालाब पर तुम अपना ही हक क्यों जता रही हो, ना जाने कहाँ से आ टपक पड़ी हो। बगुले की बात सुनकर भैंस ने कहा, तुम नहीं जानते मैं यहाँ की महारानी हूँ, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँगी नहाऊंगी, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। बगले ने एक टांग पर खड़े होकर कहा कि महारानी जी, आप अपने डील डोल और अपनी ताकत पर गुरूर करती हो तो हमें भी अल्लाह ने अकल और समझ दी है। देखो यहाँ पर भैंस ने अपने बड़े ताकतवर जिस्म पर गुरूर करते हुए क्या कहा कि मैं यहाँ की महारानी हूँ, मैं जैसे चाहूँगी यहाँ पर रहूँगी। क्योंकि बगुले उसके सामने तो छोटे थे, मगर बगुले ने एक टांग पर खड़े होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए क्या कहा कि अब तुम अपनी ताकत पर गुरूर मत करो, हमें भी अल्लाह ने अकल और समझ दी है। दोनों में आपस में तू मैं होती रही। भैंस बराबर बुरा भला कहती रही और पानी से निकली बातें सुनाती हुई बगले की तरफ आने लगी। बगला फौरन उड़कर पेड़ पर जा बैठा और भैंस पेड़ के नीचे खड़ी बड़बड़ाती रही। आखिरकार भैंस ये कहती हुई वहाँ से चली गई कि इनके मुंह कौन लगे। सारस को फिक्र हुई कि अब हम यहाँ शिकार नहीं कर पाएंगे। अब सारस को बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई कि अब हम यहाँ शिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगले की भैंस से लड़ाई हो गई थी। उसने बगले से कहा कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बगले ने कहा कि अगर अकल का सही इस्तेमाल किया जाए तो ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही महारानी की अकल ठिकाने लगा दूंगा। देखो बगले ने क्या कहा कि देखो सारस डर गया। अब कहने लगा कि बगुले से हम शिकार कैसे करेंगे। तो बगुले ने कहा कि अगर अकल का सही इस्तेमाल किया जाए तो ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तुम फिक्र ना करो, मैं महारानी की अकल ठिकाने लगा दूंगा। शाम होने पर जब सब परिंदे अपने अपने बसेरों के लिए चले गए तो बगुले ने सोचा कि अब भैंस से झगड़ा मोल लेना बेकार है, बल्कि खुशामद करके भैंस को अपने काबू में किया जा सकता है। अगले दिन से बगले ने सुबह शाम भैंस को सलाम करना शुरू कर दिया, यानी कि पटाना शुरू कर दिया अपनी अकल से, ताकि वे उससे बदला ले सके। और अपने साथियों से भी इस तरकीब पर अमल करने को कहा, लेकिन ये तरकीब कारगर साबित ना हुई। आखिरकार परिंदों ने सब्र कर लिया। कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा अल्लाह मीठा देता है। बगले को भी इसके सब्र का फल जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि तालाब के किनारे एक बारात आकर रुकी। दोपहर का वक्त था। बारातियों ने तालाब के किनारे आराम किया और कुछ तालाब में नहाने लगे।
दूल्हा ने अपने कपड़े और सोने का हार उतार कर नहाना शुरू कर दिया। तभी बगुले की नज़र हार पर पड़ गई। बगले ने सोचा कि भैंस से बदला लेने का ये एक अच्छा मौका है। मौका पाकर बगला दूल्हे का हार लेकर उड़ गया और बड़ी होशियारी से हार भैंस के सींग में उलझाकर चला गया। नहाने के बाद दूल्हा ने हार को तलाश किया। हार गायब हो जाने पर बारात में हलचल मच गई। इत्तेफाक से हार ढूंढते हुए दूल्हा के भाई की नज़र भैंस के सींग में उलझे हुए हार पर पड़ गई। हार देखकर वे चौंक पड़ा और अपने साथियों को बुलाकर सींग से हार निकाला। सब ने भैंस की अच्छी तरह मरम्मत कर दी। बेचारी नागहानी आफत में फंस गई और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी। वो कराती हुई ये सोचती हुई जा रही थी कि ये हार मेरे सींग में कैसे आया। अचानक उसे बगुले का ख्याल आ गया कि हो ना हो ये शरारत बगुले की है। अचानक बगुले की हंसने की आवाज़ से भैंस चौंक गई और उसकी समझ में सब कुछ आ गया कि वो समझ गई कि बगुले ने उससे बदला लिया है। उन्होंने ही उसके सींग के अंदर हार को फंसाया था। बगुलों की बातें सुनकर भैंस बहुत शर्मिंदा हुई। बगुलों से अब उसने माफ़ी मांग ली और उनके साथ वे दोस्त बनकर उसी तालाब में रहने लगी। उस दिन से आज तक बगले और भैंस की दोस्ती कायम है। बगुला भैंस के ऊपर बैठकर उसे ये बात समझाता रहता है कि हमेशा अकल बड़ी होती है, ना कि भैंस बड़ी होती है। भैंस देखो अपने आप को बड़ा समझ रही थी और बगुलों को छोटा समझ रही थी, मगर छोटे बगुले ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए भैंस की अकल को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुन लेंगे। भैंस ने सारस और बगुले को हकीर यानी कि अपने से छोटा और कमतर क्यों समझा? भैंस खुद को जंगल की महारानी समझती थी। वो जंगल के परिंदों पर गालिब यानी कि उन पर अपना रौब जमा कर रखना चाहती थी। उसने अपने डील डोल और ताकत के ज़ोर पर अपनी मनमानी करके सारस और बगुले को हकीर समझा था। भैंस ने सारस की आजिज़ी और इनकिसारी का जवाब किस अंदाज में दिया था? तो बड़े ही गुरूर में दिया था। भैंस ने सारस की आजिज़ी और इनकिसारी का जवाब अकड़ कर दिया था। भैंस सारस की बात सुनकर आग बबूला हो गई और गुस्से में सर उठाकर बोली, गुस्ताख, यही क्या कम है कि मैं तुम जैसे लोगों को इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने देती हूँ। अगला सवाल है, बगुला खामोश क्यों न रहा और उसने भैंस से क्या कहा? जब भैंस ने सारस की आजिज़ी और इनकिसारी का जवाब अकड़ कर दिया तो सारस अपना समूह लेकर रह गया। बगुले को ये बात पसंद नहीं आई। उसने भैंस को जवाब देते हुए कहा कि इस तालाब पर तो जंगल के तमाम चरिंदों यानी कि परिंदों और जानवरों का यकसा यानी कि बराबरी का हक है। अलबत्ता आप खुदा जाने कहाँ से आ टपकी हो जो सिर्फ तालाब को अपना कह रही हो। अगला सवाल है, बगुले ने भैंस से किस तरह बदला लिया? तो एक बार दोपहर के वक्त जब तालाब के किनारे बारात आकर रुकी तो कुछ बारातियों ने आराम किया, कुछ लोग नहाने लग गए। दूल्हा ने भी अपने कपड़े और सोने का हार उतारकर एक तरफ रख दिया और नहाने में मशगूल यानी कि बिजी हो गया। बगुले की नज़र जैसे ही हार पर पड़ी तो बगुले को भैंस को सज़ा दिलवाने और बदला लेने का मौका मिल गया और वो फ़ौरन दूल्हा मियाँ का हार ले उड़ा और भैंस की पीठ पर बैठकर बड़ी होशियारी से हार को उसके सींग में उलझाकर हंसता हुआ उड़ गया। नहाने के बाद हार न मिलने पर बारात में हलचल मच गई। उसकी तलाश जारी हो गई क्योंकि हार सोने का था। काफ़ी तलाश के बाद हार भैंस के सींग में उलझा हुआ पाया गया। फिर क्या था, तो भैंस पर तो क़यामत टूट पड़ी। चारों तरफ से उस पर डंडों की बरसात होने लगी और भैंस पूरी तरह ज़ख्मी हो गई। इस तरह बगुले ने भैंस से अपना बदला ले लिया और उसको सबक सिखा दिया। इस कहानी का मरकज़ी ख़याल क्या है? तो इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें अपने आप को बरतर और दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को बड़ा और दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अकल, डील डोल और ताकत पर गालिब आ जाए तो ताकतवर दुश्मन को आसानी से ज़ेर किया जा सकता है, यानी कि अगर अकल, डील डोल पर या फिर रुपए पैसे पर गालिब आ जाए तो ताकतवर इंसान को भी अपनी अकल के सहारे से हराया जा सकता है। इसलिए अकल से हमेशा काम लेना चाहिए और ये बात समझ लेनी चाहिए कि अकल बड़ी होती है, ना कि भैंस। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।